गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंट्स, बेसिक्स अकाउंट्स की क्लास नंबर या पार्ट नंबर फर्स्ट, वीडियो नंबर फर्स्ट। इसके अंदर हम बात करेंगे, हमें धीरे धीरे इन वीडियोस के द्वारा, इन वीडियोस के अंदर हम धीरे धीरे पूरा अकाउंट्स का जो बेसिक होता है, जिसमें अकाउंटिंग इक्वेशन, जनरल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, डेप्रीशिएशन, एरर ऑफ रेक्टिफिकेशन, बिल ऑफ एक्सचेंज, कैश बुक, सब्सिडरी बुक्स, सारा धीरे धीरे टॉपिक्स कवर करते हुए चलेंगे। ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो 11th क्लास के अंदर एक अब जो एग्जाम आने वाले हैं उसमें एक रिवीजन लेना चाहते हैं, एक रिवीजन करना चाहते हैं। तो उस रिवीजन के अंदर उनको पूरा आराम से पूरा सिलेबस उनका कवर हो जाएगा। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। किसके बारे में बात करने वाले हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में बात करने वाले हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है क्या, क्यों हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं। आपने देखा होगा जब अपन बुक की बात करते हैं तो बुक के अंदर ना सबसे पहले लिखा हुआ होता है एक लाइन, अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज। क्या लिखा होता है? अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज लिखा होता है, अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज। अब अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज का मतलब क्या है? हमने तो ये पढ़ा हुआ है कि अकाउंटिंग एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, फिर ये लाइन क्यों लिखी होती है अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज? बेटा इसलिए लिखा होता है क्योंकि अकाउंट्स जो है ना वो कंसेप्ट के ऊपर बेस है। किसके ऊपर बेस है? कंसेप्ट के ऊपर। अकाउंट्स को लाने वाले, अकाउंट्स, फादर ऑफ अकाउंट्स की मैं बात करूं तो उनका नाम है लुकास पेसियोली। ठीक है, उन्होंने जब अकाउंट्स की अगर बात करें, जब अकाउंट्स आई तो अकाउंट्स जो एक बेस, अकाउंट्स का जो बेस है ना वो अकाउंट का बेस है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। यानी कि इन प्रिंसिपल्स के अंदर हमें बताया जाता है कि हम अकाउंटिंग को किस तरीके से करेंगे, हम ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड किस तरीके से रखेंगे, किन ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड करेंगे, किन ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड नहीं करेंगे। समझ में आया? ये सारी चीजें एक कहते हैं ना कि पॉलिसीज, स्ट्रेटेजी, समझ लो, जो रिकॉर्डिंग की प्लानिंग होती है, वो सारी बातें इन प्रिंसिपल्स के अंदर है। जो मैं आपको इनका जो कह सकते हो, इनका क्रक्स जो होता है, सिंपली जो होता है, सिंपल करके मैं आपको बता रहा हूं इन सारे के सारे प्रिंसिपल्स को। ये सारे प्रिंसिपल्स आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे और इनकी जो समरी होती है, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं इनकी किनके बारे में बात करूंगा? समरी के बारे में बात करूंगा कि समरी क्या है, कंक्लूजन क्या है। ठीक है, तो अपन एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन प्रिंसिपल की बात करेंगे, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या बोलता है? जो एक बिजनेस होता है, आपको देखो इसको समझाने से पहले, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को समझाने से पहले मैं आपको ये वाला कंसेप्ट समझा देता हूं, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जिसको सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट भी बोलते हैं। कौन सा कंसेप्ट बोलते हैं? सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट। बेटा आपको पता होगा ये चीज कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों सेपरेट सेपरेट एंटिटी हैं। बिजनेस एज अ आर्टिफिशियल पर्सन है, बिजनेसमैन एज अ नेचुरल पर्सन है। बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों क्या है? सेपरेट सेपरेट एंटिटी है। मतलब अगर एक बिजनेसमैन बिजनेस को स्टार्ट करता है, समझ रहे हैं मेरी बात को, तो बिजनेसमैन ने जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है वो बिजनेस के लिए एज अ लायबिलिटीज होती है। मतलब अगर बिजनेस किसी और से फंड लेता तो उसको क्रेडिटर्स, बैंक लोन, डिबेंचर्स, डेब्ट के नाम से रिकॉर्ड किया जाता है। सेम उसी तरीके से अगर बिजनेसमैन से कोई भी फंड लेता है तो उसका भी अकाउंट्स में क्या किया जाएगा? रिकॉर्ड किया जाएगा। और वो रिकॉर्ड जो किया जाता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों क्या है? सेपरेट सेपरेट एंटिटी है। इसी वजह से इसका रिकॉर्ड किया जाता है कि अगर बिजनेसमैन बिजनेस के अंदर कोई भी पैसा लगाता है, बिजनेसमैन बिजनेस के अंदर कोई भी पैसा लगा के बिजनेस को स्टार्ट करता है, तो बिजनेस की लायबिलिटीज होती है, बिजनेस की जिम्मेदारी होती है कि ये पैसे को बिजनेस को क्या करेंगे? वापस करेंगे। तभी तो बिजनेसमैन के द्वारा इन्वेस्ट किया गया पैसा बिजनेस के अंदर
या अकाउंट्स के अंदर या रिकॉर्ड के अंदर कैपिटल के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। किसके नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी दो तीन बातें मैं आपको फटाफट से बता देता हूं, फिर आपको याद रहेगी। पहला पॉइंट, सेपरेट लीगल एंटिटी को ध्यान में रखने के लिए, सेपरेट लीगल एंटिटी में पहला पॉइंट है बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों सेपरेट एंटिटी हैं। सेकंड पॉइंट है बिजनेस एज अ आर्टिफिशियल काम करता है, बिजनेसमैन नेचुरल पर्सन काम करता है। बिजनेसमैन जो होता है बिजनेस के बिहाफ पर काम करता है। मतलब ये नहीं कह सकते कि भैया मैंने बिजनेस खोला है तो मैं बिजनेस खोला है तो भैया ये बिजनेस मेरा है, मेरा नहीं है, बिजनेस अलग है, मैं तो एज अ ऑपरेटर हूं, मुझे पता है कि बिजनेस जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन है, वो काम नहीं कर सकता, तो सारा काम मैं करूंगा, किसके बिहाफ पर करूंगा? बिजनेस के बिहाफ पर। मेरी कोई एंटिटी नहीं है, मैं तो किसके लिए काम कर रहा हूं? बिजनेस के लिए काम कर रहा हूं, और उसके बदले में बिजनेस मुझे क्या देता है? प्रॉफिट देता है, मुझे इनकम देता है। जो भी इनकम होती है बिजनेस में, जो भी प्रॉफिट होता है, उसमें हक हिस्सा किसका होता है? बिजनेसमैन का होता है। क्यों? ऑपरेटर कौन है? मैं हूं। समझ में आया? जो भी एक्सपेंसेस किए जाते हैं बिजनेस के अंदर, जो भी लॉसेस किए जाते हैं बिजनेस में, जो भी लॉसेस होते हैं, वो सारे लॉसेस, सारे एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा? मैं करूंगा। सारे लॉसेस, सारे खर्चे कौन उठाएगा? मैं उठाऊंगा। तो पहला जो डिफरेंस, पहला जो पॉइंट है वो क्या है? पहला पॉइंट है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों सेपरेट एंटिटी हैं। दूसरा पॉइंट है कि भैया बिजनेस जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, बिजनेसमैन एक नेचुरल पर्सन है। तीसरा पॉइंट, अगर बिजनेसमैन बिजनेस के अंदर कोई भी पैसा इन्वेस्ट करता है तो वो बिजनेस की लायबिलिटीज होती है, वो बिजनेस की जिम्मेदारी होती है, जो बिजनेसमैन को क्या किया जाएगा? पे किया जाएगा। आज बिजनेसमैन ने कोई भी पैसा बिजनेस में लगाया है तो कल वो पैसा बिजनेसमैन को क्या करेगा? पे करेगा। ये बिजनेस की क्या होती है? लायबिलिटीज होती है। तभी तो कैपिटल को किसके अंदर शो किया जाता है? लायबिलिटीज के अंदर शो किया जाता है। किसमें शो किया जाता है? लायबिलिटीज के अंदर शो किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अगर बिजनेसमैन बिजनेस से कोई फंड, कोई पैसा विड्रॉ करता है, अभी आप बोलो कि भैया बिजनेस तो मैंने ही खोला है, अब मैंने बिजनेस खोला है तो मेरा मन करेगा मैं उतना पैसा बिजनेस से निकाल सकता हूं। नहीं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोलते हैं अगर आप कोई भी पैसा बिजनेस से निकालते हो, माना आपने बिजनेस खोला है, अभी आपने क्या बोला था? आप तो कौन हो? ऑपरेटर हो। आप किसके बिहाफ पे काम कर रहे हो? बिजनेस के बिहाफ पर। तो पैसा आपका कैसे हुआ? आप उस पैसे को हाथ कैसे लगा सकते हो? अगर इस पैसे में से आप कोई भी पैसा निकालते हो तो उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा किस नाम से? ड्राइंग के नाम से। किस नाम से रखा जाएगा? ड्राइंग के नाम से। ये कौन सा कंसेप्ट होता है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब दूसरा कंसेप्ट समझना। दूसरा कंसेप्ट है गोइंग कंसेंट कंसेप्ट। गोइंग कंसेंट कंसेप्ट क्या होता है बेटा? एक बिजनेस जो होता है ना, मैंने अभी आपको बताया बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों सेपरेट एंटिटी है। बेटा एक बिजनेस जो होता है, उस बिजनेस के अंदर जो ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं, क्या किए जाते हैं? ट्रांजैक्शंस। बेटा ट्रांजैक्शंस क्या होता है? ट्रांजैक्शन का हिंदी में मतलब होता है लेन देन, कुछ आना और कुछ जाना, वो ट्रांजैक्शन है। मैंने पेन खरीदा, ट्रांजैक्शन है। पेन मेरे पास आया, पैसा मेरे यहां से गया, इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शंस। ठीक है। अब बेटा मैं ये बोल रहा हूं, हम बिजनेस के अंदर कोई भी खर्चे हुए, कोई भी लॉसेस, उसको ना इस प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड किया जाता है। क्योंकि देखो होता क्या है, कई बार कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो खर्चे ना लार्ज अमाउंट में होते हैं, जिनको हम इस एक ही बार में रिटर्न ऑफ एक ही बार में चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि इतना तो प्रॉफिट नहीं होता जितना हमारा खर्चा हो जाता है। तो हम उस खर्चे को ना इस प्रिंसिपल्स के बेसिस पर आगे इन फ्यूचर के लिए डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। कैसे डिवाइड कर देते हैं? गोइंग कंसेंट कंसेप्ट बोलता है कि जो बिजनेस होता है वो हमेशा लॉन्ग टाइम के लिए चलता है। किसके लिए चलता है? लॉन्ग टाइम के लिए, लंबे समय के लिए। बिजनेस हमेशा किसके लिए चलता है? लंबे समय के लिए चलता है। तो हम इसमें जो खर्चे होते हैं उसको भी लॉन्ग टर्म बेसिस पर रिकॉर्ड करते हैं। कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिनको हम किसके बेसिस पर रिकॉर्ड करते हैं? लंबे समय के लिए रिकॉर्ड करते हैं। कुछ ऐसे लॉसेज होते हैं जिनको हम एक साथ
चार्ज ना करके, एक साथ रिटर्न ऑफ ना करके, उनको टुकड़ों में, सपोज मेरा 1 लाख रुपए का क्या हुआ, कोई 1 लाख रुपए का प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, मैंने बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले जो खर्चे करते हैं उनको बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। मैंने बिजनेस स्टार्ट करा, उससे पहले जो मेरा खर्चा हुआ 1 लाख का हुआ, अभी तो 1 लाख का मेरा खर्चा हो गया, जबकि मेरे को प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं है। अब प्रॉफिट होगा, उसमें से मैं 1 लाख रुपए सेट ऑफ कर लूंगा, तो मैं मेरे बिजनेस को कैसे ऑपरेट करूंगा। तो इसलिए मैंने माना कि जो बिजनेस मैंने खोला है वो 10 ईयर के लिए खोला है, 1 लाख का मेरा नुकसान है, 1 लाख में डिवाइड करा 10 का, हर साल मैं उसमें से 10,000 रुपीज क्या करता जाऊंगा, राइट ऑफ करता जाऊंगा, कम करता जाऊंगा, चार्ज करता जाऊंगा। इससे क्या होगा, मेरे ऊपर भी बर्डन नहीं पड़ेगा। इससे क्या होगा, मेरे ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा, और जो मेरा लॉस हुआ है लाख रुपए का वो भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसी वजह से बोला जाता है जो बिजनेस होता है वो बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए ओपन किया जाता है, लंबे समय के लिए ओपन किया जाता है। हर बिजनेसमैन यही सोच के बिजनेस स्टार्ट करता है कि ये बिजनेस आज मैं कर रहा हूं, कल को मेरे बच्चे करेंगे, उनके आने वाले बच्चे करेंगे। इस तरीके से बिजनेस पीढ़ी दर पीढ़ी चलता चला जाता है, और वो इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग होता है, गोइंग कंसेंट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। क्योंकि भैया कोई भी बिजनेसमैन ये नहीं सोचता कि आज मैंने स्टार्ट करा, कल किसी कारण से ये बिजनेस बंद हो जाएगा। जब भी कोई बिजनेस खोला जाता है वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए खोला जाता है कि ये बिजनेस लंबे समय तक क्या करेगा, चलेगा। क्लियर है? तो ये हो गया गोइंग कंसेंट कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट क्लियर, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जिसको सेपरेट लीगल एंटिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेपरेट लीगल एंटिटी। कंफ्यूज मत हो जाना, कभी आप सोचो कि राहुल सर ने तो सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट तो हमको पढ़ाया ही नहीं है। तो मैंने आपको, एक ही बात है, दोनों कंसेप्ट का नाम अलग अलग है, चीज वही है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड आता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। बेटा मैंने अभी आपको बताया था ट्रांजैक्शन क्या होता है। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन, कुछ आना और कुछ जाना। एक ट्रांजैक्शंस में कम से कम 2 इवेंट्स होते हैं। एक ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 घटना घटती हैं। कितनी घटना घटती हैं? 2। जो ये घटना हो रही है ना, आना जाना, पैसे का आना, गुड्स का जाना, तो ये इवेंट्स हैं। एक ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 इवेंट्स होंगे, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 2 से कम नहीं हो सकते। अगर 2 से कम इवेंट्स होते हैं तो उसको हम ट्रांजैक्शंस नहीं बोलते, उसको हम ट्रांजैक्शन नहीं बोलते। समझ में आया? ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? जहां पे 2 या 2 से ज्यादा, जहां पे 2 या 2 से ज्यादा क्या होते हैं, इवेंट्स होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। जहां पर एक इवेंट होगा उसको हम ट्रांजैक्शन नहीं बोलेंगे। तो बेटा जिन ट्रांजैक्शंस को हम मनी में मेजर कर सकते हैं, जिनको हम मनी में माप सकते हैं, मनी में मेजर कर सकते हैं, मनी में उनकी वैल्यू लगा सकते हैं, उनको हम मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के अंदर, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अकाउंट्स में उसका रिकॉर्ड रखेंगे, या उनकी अकाउंटिंग की जाएगी, उन्हीं ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग की जाएगी जिसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं। वो लड़का बहुत ईमानदार है, ये ट्रांजैक्शन नहीं है। मैंने ऑर्डर दिया 2000 यूनिट्स का, ये ट्रांजैक्शन नहीं है। समझ में आया? तो उन ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड किया जाएगा जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं। ये कौन बताता है हमें? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट बताता है। चौथा कंसेप्ट आता है एक्रूवल कंसेप्ट। बेटा एक्रूवल कंसेप्ट को समझने के लिए ना आप ये समझना, हम अभी धीरे धीरे बातें करेंगे। हमारे यहाँ पे बच्चों 2 तरीके से अकाउंटिंग की जाती है। हमारे यहाँ पे कितने तरीके से अकाउंटिंग की जाती है? 2 तरीके से। या तो हमारे यहाँ पे अकाउंटिंग की जाएगी, मतलब हमारे यहाँ पे मतलब मेरे यहाँ पे नहीं, हमारे इंडिया में, हमारे इंडिया के अंदर 2 तरीके से अकाउंटिंग की जाती है, या तो कैश बेसिस अकाउंटिंग या एक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग। बेटा कैश बेसिस अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग होती है जिसके अंदर कैश के रिगार्डिंग जितने भी ट्रांजैक्शंस है, अगर कैश में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उनका रिकॉर्ड किया जाएगा, कैश में ट्रांजैक्शन नहीं हो रहे उनका रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। मतलब केवल मैं ऐसा बोलूं, कैश बेसिस अकाउंटिंग में केवल कैश के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, कैश के अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड नहीं किया जाता। एक्रूवल बेसिस ट्रांजैक्शंस, एक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग या एक्रूवल बेसिस प्रिंसिपल, ये एक्रूवल प्रिंसिपल्स क्या बोलता है? ये बोलता है कि चाहे
कैश में रिकॉर्ड हो या ना हो, चाहे ट्रांजैक्शन कैश में हो या ना हो, समझ में आया? चाहे ट्रांजैक्शन कैश में हो या ना हो, इसका रिकॉर्ड किस में किया जाएगा? आज ही किया जाएगा। ये नहीं है कि कैश में है तो रिकॉर्ड करेंगे, कैश में नहीं है रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यहां पे चाहे कैश में हो या ना हो, रिकॉर्ड कब किया जाएगा? आज ही किया जाएगा। ये कौन सा बोलता है? एक्रूवल कंसेप्ट बोलता है। चाहे कैश में ट्रांजैक्शन किया गया है, चाहे कैश में ट्रांजैक्शन नहीं किया गया, रिकॉर्ड कब किया जाएगा? आज ही किया जाएगा। ये कौन बोलता है? एक्रूवल कंसेप्ट बोलता है। नेक्स्ट आता है कॉस्ट कंसेप्ट। बेटा इसको हिस्टोरिकल कंसेप्ट भी बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? हिस्टोरिकल कंसेप्ट। हिस्टोरिकल कंसेप्ट का मतलब क्या होता है भैया? कोई भी एसेट्स हम जब खरीदते हैं तो उसकी वैल्यू सॉरी, कोई भी एसेट्स को जब हम खरीदते हैं तो उस टाइम जो उसकी वैल्यू होती है, हम उसको उसी पे क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। उसको उसी पे क्या करा जाता है? रिकॉर्ड करा जाता है। तो उस वैल्यू पर, जिस वैल्यू पर हमने एक्वायर्ड किया है, जिस वैल्यू पर हमने एक्विजिशन किया है, जिस वैल्यू पर हमने परचेज किया है, उसी वैल्यू पर रिकॉर्ड करना ही क्या कहलाता है? कॉस्ट कंसेप्ट या हिस्टोरिकल कंसेप्ट कहलाता है। उसको डेट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल कंसेप्ट या फिर कॉस्ट कंसेप्ट बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या होता है भैया? हमारे यहां पर जैसे मान के चलो, ये कह रहा है कोई भी अकाउंटेंट अपनी बिजनेस की अकाउंटिंग करते टाइम एक कंसिस्टेंसी रखे। मतलब एक ये कह सकता है, वो ऐसा नहीं वो अपने मेथड्स को चेंज करता रहे। मेथड को क्या करता रहे? चेंज करता रहे। मेथड को चेंज का मतलब है, जैसे सपोज डेफिनेशन लगाते हैं तो डेफिनेशन एसएलएम से भी लगा सकते हैं, डब्ल्यूडीवी से भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते इस साल डब्ल्यूडीवी लगा दिया, अगले साल एसएलएम लगा दिया, ऐसा नहीं कर सकते। मतलब एक ये कह सकते हो कि अपना जो पैटर्न है वो फिक्स रख के चले। मतलब आपने सोचा है कि इस पैटर्न से चलना है तो उसको कंटिन्यू कुछ सालों तक देखें, इफेक्ट देखें। क्योंकि बेटा जब हम कभी चेंज देखेंगे, लास्ट ईयर को करंट ईयर से कंपेयर करेंगे, अगर दोनों का मेथड अलग अलग होगा, दोनों में मेथड्स अलग अलग यूज किए जाएंगे, तो क्या हम कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसी वजह से इन्होंने बोला है कि कंसिस्टेंस रहना चाहिए, एक कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए कि हम रिकॉर्ड उसको कर सके। मतलब हमारे जो पैटर्न्स हैं, हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, हमारे जो मेथड्स हैं, वो बदलने नहीं चाहिए। बदलने चाहिए, अपडेट रहो, माना, लेकिन ऐसे नहीं कि ईयर बाय ईयर आप चेंज करते जा रहे हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक कुछ फ्लो में 3-4 साल आपने पैटर्न को देखा, अगर उसमें आपका लगता है कि हमारे अकाउंटिंग में प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट में दिक्कतें आ रही हैं, खर्चों में दिक्कतें आ रही है, तो आप अपना पैटर्न क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। ये हमारा कंसिस्टेंसी कंसेप्ट बोलता है। ड्यूअल एक्सेप्ट कंसेप्ट क्या बोलता है भैया? आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि अकाउंट्स के अंदर जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें एक ट्रांजैक्शन को डेबिट किया जाता है, दूसरे ट्रांजैक्शन को क्रेडिट किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो ट्रांजैक्शन होता है उसमें एक चीज क्या होती है? डेबिट होती है, दूसरी चीज क्या होती है? क्रेडिट होती है। यही हमारा क्या कहलाता है? ड्यूअल एक्सेप्ट कंसेप्ट बोलता है। डबल एंट्री कंसेप्ट भी यही बोलता है। डबल एंट्री का मतलब क्या होता है कि जो हमारी अकाउंटिंग की जाती है वो डबल एंट्री, मतलब जो एक बार डेबिट हुए वो दूसरी बार क्या होगा? क्रेडिट होगा। ये हमें कौन बताता है? डबल एंट्री सिस्टम बताता है। क्लियर है? हम जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे, जो भी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड करेंगे जनरल एंट्री के अंदर, उसमें एक इवेंट को डेबिट करेंगे और दूसरे को क्रेडिट करेंगे। ये हमें कौन बताता है? ड्यूअल एक्सेप्ट कंसेप्ट बताता है। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट क्या बोलती है? रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट बोलता है कि भैया जिस ईयर में हमने रेवेन्यू जनरेट हुई है उसी ईयर में रिकॉर्ड करेंगे। इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल के द्वारा खत्म कर देता हूं। मैंने क्या करा, मेरे पास ऑर्डर आया 10 तारीख को, 10 मार्च को। सुनना, एग्जाम्पल से पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मेरे पास ऑर्डर आया 10 मार्च को, मैंने सप्लाई किया 20 मार्च को, पैसा रिसीव्ड हुआ 10 अप्रैल को। अब बेटा पैसा रिसीव्ड हुआ 10 अप्रैल मतलब अगले ईयर में रिसीव्ड हो गया, लेकिन ध्यान रखना जिस दिन पैसा रिसीव्ड हुआ उस दिन रिकॉर्ड नहीं करेंगे।
मेरी जिस दिन मैंने सप्लाई किया है उसी को मैं डीम्ड रेवेन्यू मान करके, डीम्ड ओनरशिप मान करके उसको क्या मान लूंगा, उसी दिन की इनकम को मैं मान लूंगा कि मुझे जो पैसा मिलेगा वो कितनी तारीख को मिलेगा, 20 तारीख को मिलेगा। ये हमारा कौन सा कंसेप्ट बोलता है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट बोलता है कि जिस दिन आपको इनकम, जिस दिन आपने सप्लाई किया है उसी दिन आपको क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। ये नहीं कि जिस दिन आपने रिसीव्ड किया है उस दिन आप क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। ये कौन सा कंसेप्ट है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट भी बेटा इसी के जैसा है। जैसे हमें ये ध्यान रखना है, मैचिंग कंसेप्ट का सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। ये कह रहा है कि जिस ईयर के खर्चे है, जिस ईयर की इनकम है, आपको उस ईयर में क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। अब जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है बेटा, वो इसी प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग काम करता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कैसे काम करेगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अभी मैंने क्या करा, पे नहीं करा, बट रिकॉर्ड आज कर रहा हूं, नहीं कर रहा। प्रीपेड एक्सपेंसेस मैंने पहले से ही क्या कर दिया, पे कर दिया, पहले से ही पे कर दिया। उसका ट्रीटमेंट मैं आज कर रहा हूं या नहीं कर रहा, उसको मैं आज अपनी बैलेंस शीट में शो कर रहा हूं या नहीं कर रहा। जो आउटस्टैंडिंग है वो मेरी लायबिलिटीज है या नहीं है, तो वो किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग है, मैचिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग है। किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग है, मैचिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग है। तो मैचिंग कंसेप्ट हमें क्या बोलता है, जीएसटी ईयर के खर्चे हैं, चाहे वो रिकॉर्ड चाहे इस ईयर के हैं, चाहे आपको पे किए गए हैं चाहे पे नहीं किए गए, वो इसी ईयर में क्या किए जाएंगे, रिकॉर्ड किए जाएंगे। और लास्ट कंसेप्ट और सुन लीजिए, इसी के साथ सारे प्रिंसिपल्स मैंने एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिए हैं। अब आप कभी भी ये वीडियो देख करके सारे प्रिंसिपल्स को फटाफट से गो थ्रू कर सकते हैं और फटाफट से सारे प्रिंसिपल्स के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि बेटा ये प्रिंसिपल्स को हर कोई नहीं बताता है और ना हम ज्यादा पढ़ते हैं, समझ में आ रहा है। लेकिन जब हमारे इंटरव्यूज वगैरह में पूछे जाते हैं तो हमें इनकी जरूरत पड़ती है, तो इसलिए मैंने एक वीडियो के अंदर सारे प्रिंसिपल्स कवर कर दिए। सॉरी, नेक्स्ट वीडियो में मैं कन्वेंशंस के बारे में बात करूंगा। अभी मैंने प्रिंसिपल्स के बारे में बात करी थी, देन मैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस के बारे में बात करूंगा। वो भी हमारे किस तरीके से होते हैं, कैसे होते हैं, उसके बारे में अपन बातें करेंगे, ठीक है। लास्ट कंसेप्ट और सुनते जाओ, उसके बाद ये वीडियो क्लोज करते हैं। तो सुनिएगा, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या होता है कि बेटा हम क्या करते हैं, हम ना ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है। लेकिन ट्रांजैक्शंस को जो रिकॉर्ड रखा जाता है कब तक रखे, कब तक, समझ में आया। इसीलिए क्या होता है, हमने ना हमारी जो अकाउंटिंग होती है वो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद क्या कर दी जाती है, क्लोज कर दी जाती है। पर्टिकुलर टाइम के बाद वो क्लोज कर दी जाती है। तभी तो हम बोलते हैं हमारी अकाउंटिंग ना दो तरीके से की जाएगी, या तो कैलेंडर ईयर में क्लोज किया जाता है। हमारे फाइनेंशियल ईयर क्लोज कब होते हैं, तो कैलेंडर ईयर में या फाइनेंशियल ईयर में। अब 31 मार्च एक पर्टिकुलर ईयर है, एक पर्टिकुलर पीरियड है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं और उस पीरियड के बाद हम क्या करते हैं, प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन करते हैं। तो यही हमारे को कौन बताता है, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट बताता है कि हमें जो अकाउंटिंग करनी होती है, हमें जो रिकॉर्ड करने होते हैं ट्रांजैक्शन का, वो पर्टिकुलर एक टाइम के लिए रिकॉर्ड किया जाता है, जिससे हम क्या निकाल सकेंगे, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकाल सकेंगे। तो बेटा ये सारे कंसेप्ट मैंने आपको कवर करा दिया है, पढ़ लेना, चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और थैंक यू भाई।